एक बरसाती शाम में ऐश टामर अपनी वैन में अपना सेल फोन ब्राउज कर रहा है। तभी उसकी मंगेतर माथा पॉवेल आती है और उसे दरवाजा खोलने के लिए बोलती है। हालांकि ऐसा लगता है कि ऐश अपने सेल फोन में देख के उसे इग्नोर कर रहा है, जिससे माथा बारिश में भीग रही है। माथा खिड़की थपथपाती है तो ऐश आखिरकार दरवाजा खोल देता है। इसके बाद ऐश तुरंत अपने सेल फोन पर दोबारा लग जाता है, पर माथा को उसकी हेल्प चाहिए क्योंकि उसने गर्म गर्म ड्रिंक पकड़ी हुई है। वह उसे बताती है कि उसकी हथेली पहले से ही जल रही है, इसलिए ऐश माफी मांगता है और उसकी मदद करता है। माथा ने उसे अपना सेल फोन ग्लव बॉक्स में रखने को कहा क्योंकि इससे उसका ध्यान बहुत ज्यादा भटकता है। जब माथा ऐश के बचपन के घर की ओर जा रही थी तो ये कपल रेडियो पर गाने गा रहा था। जब ऐश बताता है कि हर कोई बी गीज को पसंद करता है तो माथा सोचती है कि उसे ऐसा नहीं लगता क्योंकि ऐश ने 10 सालों से उनका गाना नहीं बजाया है। माथा उसके पसंदीदा बी गीज सॉन्ग के बारे में सवाल पूछती है, जिस पर वह जवाब देता है, तुम्हारा प्यार कितना गहरा है, और उसे गाना शुरू कर देता है। ऐश और माथा आते हैं और वैन से अपना सामान निकालना शुरू करते हैं। जब ऐश छोटा था तब की उसने अपनी एक तस्वीर देखी और उसे घूर कर देखा। फिर उसे पता चलता है कि उसका सेल फोन गायब है, लेकिन माथा ने उसे याद दिलाया कि फोन ग्लव बॉक्स में है। बाद में ऐश ने अपनी सोशल मीडिया ब्राउजिंग फिर से शुरू की और अपने बचपन की तस्वीर ऑनलाइन पोस्ट की। माथा फिर पूछती है कि उसे कौन सा सूप बनाना चाहिए, लेकिन वह देखती है कि वह अभी भी अपने सेल फोन पर है, जिसकी वजह से वह चिढ़कर कहती है कि वह उसके जूते में उसका सूप परोसेगी, और ऐश ध्यान न देते हुए सहमत हो जाता है। वह उस पर कपड़े का एक टुकड़ा फेंकती है और बोलती है कि वह अपने सेल फोन में कैसे घुसा रहता है। ऐश का कहना है कि वह अपनी पुरानी तस्वीर पोस्ट कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि यह मजेदार है, लेकिन माथा सोचती है कि यह प्यारी है। हालांकि वह बताता है कि फोटो वाला दिन अच्छा नहीं था क्योंकि उसके भाई जैक की मृत्यु के बाद उनका परिवार पहली बार सफारी पार्क में घूमने गया था। अगले दिन उसकी मां ने जैक की सभी तस्वीरें एटिक में छिपा दी और उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी तस्वीरों के साथ भी वही किया। इस तरह वो दुख से निपटती थी। बाद में बेडरूम में ऐश और माथा रोमांटिक होते हैं। अगले दिन ऐश ने माथा को तैयार होने को कहा कि उन्हें वैन वापस करनी है, जहां उनसे फालतू दिन के लिए पैसे लिए जाएगा। पर माथा के पास एक जॉब है जो डेली उसे पे करती है। सिंपैथी पाने की उम्मीद में ऐश का कहता है कि वह अकेले ही उनकी कार चलाएगा और पेमेंट का बोझ उठाएगा। जैसे ही वह चला गया, माथा ने अपना काम शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता है, माथा परेशान हो जाती है क्योंकि ऐश वापस नहीं आया है। जब वह उसे कॉल करने की कोशिश करती है तो कॉल वॉइसमेल पर चला जाता है। बाद में माथा ने उस कंपनी को फोन किया जहाँ से उन्होंने वैन उधार ली थी, ये देखने के लिए कि क्या ऐश ने वैन वापस कर दी है। हालांकि लेडी उसे बताती है कि वैन अभी भी वापस नहीं आई है, जिससे माथा घबरा गई। वह फोन पर अपनी बहन नाओमी से ऐश के बारे में शिकायत करती है, लेकिन नाओमी पॉजिटिव माहौल बनाए रखती है और बोलती है कि ऐश सुरक्षित है। अचानक पुलिस पहुंचती है, जिससे पता चलता है कि ऐश की मृत्यु हो गई है। फ्यूनरल में माथा अपनी दोस्त सारा से मिलती है, जो इस बात से सिम्पैथी दिखाती है कि ये फील करना कितना ख्याली लगता है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। सारा फिर ऐश के साथ वर्चुअली कम्युनिकेट करने के लिए एक ऑनलाइन सर्विस का उपयोग करके माथा को उसके दुख में सहायता करने के लिए साइन अप करने का ऑफर करती है। माथा मना कर देती है, लेकिन सारा तब तक बोलती है जब तक वह उस पे रुकने के लिए चिल्लाती नहीं है, जिससे अंतिम संस्कार में सभी का ध्यान उस पे आकर्षित होता है। एक दिन माथा घर आती है और दीवारों को फिर से पेंट शुरू कर देती है, लेकिन उस हिस्से को छोड़ देती है जहाँ ऐश ने एक बच्चे के रूप में अपनी बढ़ती हाइट को मार्क किया था। माथा फिर एटिक में जाती है और उसे जैक के साथ ऐश की बचपन की तस्वीरें मिलती है। वह सारा दिन साफ सफाई में बिताती है और रात में अपने दुख से अकेले ही निपटती है। माथा को सारा से एक मैसेज मिलता है जिसमें उसे लिखा होता है कि उसने माथा को सर्विस के लिए साइन अप कर लिया है। अचानक उसे ऐश के नाम से एक मैसेज मिलता है। वह सारा को कॉल करती है और उस पर चिल्लाती है कि ऐश के नाम का इस्तेमाल करना अश्लील है। हालांकि सारा ने उसे इसी कारण से सर्विस में शामिल किया। सारा बताती है कि सिस्टम ऐश की सारी सोशल मीडिया जानकारी इकट्ठा करता है ताकि वह ऐश होने का दिखावा कर सके ताकि माथा उससे बात कर सके। माथा जोर देकर कहती है कि यह वैसा नहीं है और इसे बेकार बताती है, लेकिन सारा उसे विश्वास दिलाती है कि इससे उसे मदद मिलेगी। अगले दिन काम करते समय माथा को उल्टी करने की इच्छा होती है। वह शौचालय में भागती है और प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जिससे पता चलता है कि वह एक बच्चे को जन्म दे रही है। बाद में वह नाओमी को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन वह घर में बिजी है, इसलिए वह उसे वापस बुलाने के लिए एक मैसेज छोड़ती है। घबराहट के कारण माथा उस सर्विस का उपयोग करती है और आर्टिफिशियल ऐश को मैसेज करती है। हैरानी से सर्विस का रिस्पांस ऐश के ह्यूमर से मेल खाता है। जब माथा ने उसे बताया कि वह प्रेग्नेंट है तो वह ऐश की आर्टिफिशियल रिएक्शन से परेशान हो गई। बाद में नाओमी माथा को कॉल करती है, लेकिन वह अपनी प्रेगनेंसी को छिपाते हुए ठीक होने का नाटक करती है। परेशान होकर नाओमी उससे मिलने को बोलती है, लेकिन माथा मना कर देती है और नाओमी से कहती है कि उसे कुछ काम करना है। इसके बाद माथा एआई सर्विसेज का इस्तेमाल करना जारी रखती है और आर्टिफिशियल ऐश को मैसेज भेजती है कि वह उससे बात करना चाहती है। हैरानी की बात यह है कि आर्टिफिशियल ऐश ने जवाब दिया कि वे असली ऐश की ऑडियो रिकॉर्डिंग ब्रॉडकास्ट करके ऐसा कर सकते हैं।
वह ऐश के कई वीडियो अपलोड करती है और वह उन्हें प्रोसेस करना शुरू कर देता है। तभी माथा को आर्टिफिशियल ऐश से एक कॉल आती है जो असली की तरह लगती है। माथा को अपने मंगेतर की आवाज सुनकर खुशी होती है। अगले दिन आर्टिफिशियल ऐश के साथ बात करते हुए माथा एक पहाड़ी पर चढ़ जाती है जहां ऐश उसे अपनी माँ से मिलवाने के बाद ले गया था। वे अपनी पुरानी यादों के बारे में बात करते हुए उन्हें याद करते हैं। माथा ने आर्टिफिशियल ऐश को वहां का सीन दिखाने के लिए वीडियो बनाया पर उसने कहा कि वह इस सीन से इम्प्रेस नहीं हुआ। रिजल्ट पे नकली ऐश का दावा है कि सीन सिर्फ हरा है। माथा उसे बताती है कि असली ऐश ने उसे बताया था कि वह जगह एक प्रसिद्ध लवर्स लीप है जहां परेशान लवर्स सुसाइड के लिए छलांग लगाते थे। आर्टिफिशियल ऐश ने इस पर रिसर्च की और बताया कि वहां से कूदने वाला हर व्यक्ति अकेला था। माथा को यह अजीब लगता है कि आर्टिफिशियल ऐश ने इन्फॉर्मेशन की खोज की, इसलिए उसने उससे कहा कि ऐसा करने से पहले वह अगली बार पूछेगा। नाओमी ने माथा को फोन किया लेकिन उसने कॉल को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह अभी भी आर्टिफिशियल ऐश से बात कर रही थी। बाद में माथा अल्ट्रासाउंड कराने के लिए अस्पताल जाती है। सौभाग्य से बच्चे का दिल नॉर्मल रूप से धड़क रहा है जिससे माथा खुश है। वह आर्टिफिशियल ऐश को दिखाने के लिए इसे रिकॉर्ड करती है। उसके साथ बात करते समय माथा को अपना कोट पहनने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है जिससे उसका सेल फोन गिर जाता है। माथा घबराने लगती है क्योंकि वह अब आर्टिफिशियल ऐश से बात नहीं कर सकती, इसलिए वह रोते हुए अस्पताल छोड़ देती है। बाद में माथा एक नया सेल फोन खरीदती है और उसे घर पर चार्ज करती है। थोड़ी देर के बाद आर्टिफिशियल ऐश कॉल करता है और उसे दिलासा देता है क्योंकि वह स्टोरेज में है, डिवाइस में नहीं। माथा उसे छोड़ने के लिए माफी मांगती है क्योंकि वह बच्चे को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, इसलिए आर्टिफिशियल ऐश उसका ध्यान भटकाने के लिए बच्चे के दिल की धड़कन की आवाज फिर से बजाता है। माथा को एहसास होता है कि वह बहुत नाजुक है। आश्चर्यजनक रूप से आर्टिफिशियल ऐश उसे बताता है कि उनकी सेवा में एक और लेवल उपलब्ध है। यह एक्सपेरिमेंटल और महंगा है लेकिन माथा इंटरेस्टेड है। जल्द ही माथा के घर पर एक पैकेज आता है। डिलीवरी मैन मजाक करता है कि क्या ये सोने का ब्लॉक है क्योंकि यह भारी है और माथा उन्हें इसे ऊपर रखने को बोलती है। पैकेट खोलकर देखा तो वह डिब्बे में मांस देखकर घबरा गई। वह आर्टिफिशियल ऐश से इंस्ट्रक्शन मांगती है, ये पॉइंट करते हुए कि यह उसके जैसा नहीं दिखता है। आर्टिफिशियल ऐश बताता है कि जब तक वह इसे एक्टिवेट नहीं करती तब तक ये खाली है। माथा पैकेज के चारों ओर देखती है जबकि आर्टिफिशियल ऐश उसे अपना बाथटब तैयार करने के लिए बोलता है। इसके बाद वह सिंथेटिक बॉडी को टब में डाल देती है जिससे उस पर न्यूट्रिएंट जेल लग जाता है जो सिंथेटिक मांसपेशियों को खत्म होने से रोकता है। माथा ने देखा कि इसमें मार्शमेलोज जैसी गंध आ रही है। आर्टिफिशियल ऐश का कहना है कि वह इसे खा सकती है क्योंकि यह टॉक्सिक नहीं है, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर माथा इलेक्ट्रोलाइट्स को टब में डालती है और चली जाती है। आर्टिफिशियल ऐश उसे बताता है कि प्रक्रिया शुरू होने के बाद वह चली जाए और उसे बाथरूम में रोशनी न जलाने को बोलता है। माथा ध्यान से प्रोसेस खत्म होने का इंतजार करती है जब तक कि उसे बाथरूम में बुदबुदाहट की आवाज नहीं सुनाई देती। अचानक माथा ने कदमों की आहट सुनी और चुपचाप जांच करने चली गई। हैरानी की बात यह है कि वह एक गीले शरीर को नीचे की ओर जाते हुए देखती है जो बिल्कुल ऐश जैसा दिखता है। आर्टिफिशियल ऐश असली ऐश की तरह बोलने लगता है और कपड़े और तौलिए की मांग करता है। जब माथा बस उसे घूरती है तो आर्टिफिशियल ऐश बोलता है कि वह जो कर रही है वह डरावना है। लिविंग रूम में माथा अभी भी आर्टिफिशियल ऐश को देखकर दंग रह जाती है। फिर वह पूछता है कि क्या वह उसके लिए खाना लाना चाहती है, जिस पर माथा पूछती है कि क्या वह खाना भी खाता है। आर्टिफिशियल ऐश जवाब देता है कि उसे खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह चीजों को ज्यादा असली बनाने के लिए चबा सकता है और निगल सकता है। हैरान होकर माथा एक गिलास वाइन का पीती है जो आर्टिफिशियल ऐश को परेशान करता है क्योंकि वह प्रेग्नेंट है। हालांकि माथा अभी भी पीती है और सलाह को नजरअंदाज करती है क्योंकि यह केवल एक रात के लिए है। इमोशनली माथा उसकी त्वचा को छूती है, ये देखते हुए कि यह चिकनी और मुलायम है, लेकिन इसमें पोज और रेखाएं भी हैं। आर्टिफिशियल ऐश का कहना है कि यह बनावट टेक्सचर मैपिंग है जिसमें छोटे डिटेल्स भी दिखाई देते हैं। आर्टिफिशियल ऐश को फील करने के बाद माथा को असली ऐश की और भी ज्यादा याद आती है, इसलिए वह उसे चूमती है और प्यार करने के लिए बेडरूम में चली जाती है। हालांकि आर्टिफिशियल ऐश को ऐसी एक्टिविटी में शामिल होने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। जैसे ही आर्टिफिशियल ऐश अपनी शर्त उतारता है, माथा बताती है कि असली ऐश के कॉलरबोन पर एक तिल है और उसे आश्चर्य होता है, वहाँ तुरंत एक तिल बन जाता है। माथा ने आर्टिफिशियल ऐश को इंटीमेसी के तरीके सिखाना शुरू कर दिया जैसे कि असली ऐश किया करता था, क्योंकि वह जानकारी सिस्टम में उपलब्ध नहीं कराई गई थी। फिर दोनों प्यार करते हैं जिससे माथा सेटिस्फाइड हो जाती है। जब माथा अगले दिन उठती है तो वह आर्टिफिशियल ऐश को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी आंखें अभी भी खुली हैं। तो वह पूछती है कि क्या वह उन्हें बंद करना पसंद करेगा। आथा ने जवाब दिया कि वह ऐसा तब करता है जब वह सो रहा होता है। बाद में माथा काम करना शुरू कर देती है और आर्टिफिशियल ऐश से चौंक जाती है। वह बताती है कि उसका होना अभी थोड़ा अजीब है और उसे इसकी आदत डालने के लिए टाइम चाहिए। तब माथा उसे ऑर्डर देती है कि वो प्रेगनेंसी तक उसे शराब पीने से रोके। अचानक नाओमी आती है, इसलिए माथा तुरंत आर्टिफिशियल ऐश को बेडरूम में छिपने को बोलती है।
जैसे ही माथा दरवाजा खोलती है, नाओमी तुरंत उसे गले लगा लेती है। नाओमी उससे मिलने गई। वह परेशान थी क्योंकि माथा उसके कॉल और मैसेजों का जवाब नहीं दे रही थी। सच्चाई बताने के बजाय माथा अपने दिमाग को बिजी रखने के लिए अपने काम को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करती है। तब नाओमी पूछती है कि टॉयलेट कहाँ है, जबकि माथा को उम्मीद है कि वह आर्टिफिशियल ऐश को नहीं देख पाएगी। रात तक नाओमी चली जाती है और उससे कहती है कि यह बहुत अच्छा है कि माथा आगे बढ़ रही है। उलझन में माथा ने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है, तो नाओमी ने बोला कि उसने बाथरूम में एक आदमी के कपड़े देखे। उसे लगा कि माथा ने किसी के साथ डेटिंग शुरू कर दी है। उसके जाने के बाद आर्टिफिशियल ऐश गलती से पूछता है कि उसकी दोस्त ने क्या कहा। माथा उसे बताती है कि नाओमी उसकी बहन है और उसे यह पता होना चाहिए था। वह आर्टिफिशियल ऐश से परेशान हो जाती है और गलती से एक गिलास तोड़ देती है। वह इसे साफ करती है और नकली ऐश उसकी मदद करता है। हालांकि माथा उससे कहती है कि वह इसे अकेले कर सकती है, इसलिए वह उसका हाथ दूर धकेल देती है, जिससे उसका हाथ कट जाता है, जिससे खून नहीं निकलता है। बाद में माथा आर्टिफिशियल ऐश के बगल में सोने में अजीब फील करती है, इसलिए वह उसे सांस लेने के लिए कहती है ताकि वह सोच सके कि वह असली है। आर्टिफिशियल ऐश जोर जोर से सांस लेता है, लेकिन माथा शिकायत करती है कि ऐसा लग रहा है वह ऐसा दिखावा कर रहा है। फिर आर्टिफिशियल ऐश प्यार करने की पेशकश करता है, लेकिन माथा उसे नीचे जाने के लिए कहती है और वह उसका ऑर्डर फॉलो करने के लिए उठता है। तभी माथा बताती है कि असली ऐश होता तो वो उससे बहस करता। इमोशनलेस आर्टिफिशियल ऐश माथा को नाराज करते हुए बिस्तर पर लौट आता है। माथा उसे बाहर निकलने के लिए धक्का देती है और चिल्लाती है कि वह असली ऐश बनने के लिए काफी नहीं है। माथा उसे मारना शुरू कर देती है और उसे वापस मारने के लिए कहती है। वह पूछता है कि क्या असली ऐश ने उसे मारा, लेकिन उसने जवाब दिया कि उसने नहीं मारा। गुस्से में माथा उसे अपने घर से बाहर निकलने को बोल देती है। अगले दिन माथा अपनी खिड़की से आर्टिफिशियल ऐश को देखती है और पूछती है कि वह क्या कर रहा है। वह बताता है कि वह अपने एक्टिवेशन पॉइंट यानी बाथटब से 25 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकते जब तक कि उनका एक्टिवेटर उनके साथ न हो। ये सुनकर माथा आर्टिफिशियल ऐश को एक ऊंची क्लिफ पर ले आती है। वह बताती है कि वह अब उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती और चाहती है कि वह चुपचाप से वह से कूद जाए। आर्टिफिशियल ऐश कूदने की तैयारी करता है, लेकिन माथा उसे बताती है कि असली ऐश डर गया होता। आर्टिफिशियल ऐश भीख मांगना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि वह मरना नहीं चाहता है, जिससे माथा इमोशनल हो जाती है। अपने मंगेतर की आवाज में उन शब्दों को सुनकर कहती है कि यह ठीक नहीं है और अपने सारे इमोशन को चिल्लाकर बाहर निकाल देती है। सालों बाद माथा अपनी बेटी की देखभाल करती है। वह केक के 2 टुकड़े काटती है, लेकिन उसकी बेटी उससे कहती है कि उसे एटिक में जाने के लिए एक और टुकड़ा चाहिए। हालांकि माथा उसे बताती है कि यह वीकेंड नहीं है, लेकिन लड़की की जिद है कि यह उसका जन्मदिन है। माथा राजी हो जाती है और अपनी बेटी को ऊपर जाकर आर्टिफिशियल ऐश को देखने की परमिशन देती है। इस दौरान माथा की बेटी बोलती है कि वह जानती है कि उसे खाने की जरूरत नहीं है और उसने केवल एक और पीस पाने के लिए आर्टिफिशियल ऐश के बहाने का इस्तेमाल किया। माथा तब इमोशनल हो जाती है जब वह अपनी बेटी को अपने पिता के आर्टिफिशियल वर्जन से बात करते हुए सुनती है। जब उसकी बेटी उसे ऊपर आने के लिए बुलाती है तो माथा ऊपर जाती है और अपने परिवार में शामिल हो जाती है।